हाँ, देखिए एक्रोस्टिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप साउंड वेव की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं। ठीक। अच्छा, अब साउंड वेव की प्रोडक्शन तो हमें समझ में आती है। प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? उसकी लाउडनेस हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। अगर आप बात करें, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब आप ऑडिटोरियम्स बनाते हैं तो ऑडिटोरियम्स में जो वॉल्स होती हैं, जो फ्लोर होता है, जो फर्नीचर होता है, उसके ऊपर वेलवेट, उस पर कारपेट इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि रिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो रिवर्बरेशन ऑफ साउंड है ना, वो साउंड के लिए जरूरी भी है और उसका जरूरत से ज्यादा होना नुकसानदेह भी है। तो हम साउंड वेव की रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम एकॉस्टिक के अंदर बेसिकली यही सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक। जी सर सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वैसा। सर एक्चुअली मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी लास्ट टाइम वाली क्योंकि नेट नहीं था, तो आप प्लीज़ समराइज करके समझा देंगे। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं बिल्कुल समझा दूंगा। मैं करूंगा ये कि मैं कोई एक 20-25 मिनट की एक अलग से जो है वो क्लास रख दूंगा, जो आप ज्वाइन करके जो आपने मिस किया था वो आप समझ सकती हैं। ठीक है? ओके या ठीक है, उसके लिए थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा सा आप ये इंतजार कर लें कि नेक्स्ट टाइम जब क्लास स्टार्ट होती है ना, तो बच्चे आने में 5 से 10 मिनट ले लेते हैं। आप मुझे क्लास जी शुरू होने से पहले एक मैसेज कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास 12 बजे स्टार्ट करके वो सब रिव्यू कर दूंगा, ताकि बच्चे जिस टाइम में आ रहे होते हैं उस टाइम में आपकी प्रॉब्लम जी सॉल्व हो जाए। ठीक है? ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी, अगर अगर किसी के जहन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली दो मेजर टॉपिक पढ़ने हैं। एक हमने पढ़नी है स्पीड ऑफ साउंड वेव और एक हमने पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट। तो हम शुरू करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव से। अगर अगर मुझे गलत याद नहीं, मैंने अभी तक स्पीड ऑफ साउंड वेव या न्यूटन फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है। अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं और आपको लगे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप जो है वो मुझे बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं। देखिए, जब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव की, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। और वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक कहलाती है क्या? इलास्टिसिटी। और एक कहलाती है क्या? इनर्शिया। ठीक। न्यूटन ने कहा कि जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करेंगी तो स्पीड दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक इलास्टिसिटी है और दूसरा इनर्शिया है। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया के। देखिए, इनर्शिया में और इलास्टिसिटी में एक बुनियादी सा फर्क है। वो फर्क जो है वो हमारे जहनों में जो है वो मौजूद है। और वो फर्क हमारे जहनों में क्या मौजूद है? वो फर्क हमारे जहनों में ये मौजूद है कि इनर्शिया बॉडी की करंट को मेंटेन करना चाहता है, और इलास्टिसिटी जो है वो बॉडी के ओरिजिनल को मेंटेन करना चाहती है। शायद आप इस बात से जो है वो एग्री करें कि जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करते हैं तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बना करते हैं। अगर मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? कंप्रेशन है, वो रेयरफेक्शन बनेगा, वापस कंप्रेशन बनना चाहेगा। कंप्रेशन वापस रेयरफेक्शन बनना चाहेगा। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बात करेंगे साउंड वेव की, जब वो मीडियम में ट्रैवल करेंगी, तो ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो स्वैपिंग है वो रैपिड हो जाएगी, स्पीड ऑफ वेव बढ़ेगी। इनर्शिया करंट को मेंटेन करना चाहता है, यानी कंप्रेशन चाहेगा वो कंप्रेशन ही रहे, रेयर फ्रैक्शन चाहेगा वो रेयर फ्रैक्शन ही रहे। तो जो उनकी स्विचिंग है, जो स्वैपिंग है, वो डिले होगी, वो मुश्किल होगी। लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या हो जाएगी? कम। तभी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर जब इनको कंबाइन किया जाता था तो आप एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाते थे। ऊपर होगी इलास्टिक प्रॉपर्टी, नीचे होगी इनर्शियल प्रॉपर्टी। फिर आपने कहा वी इज प्रोपोर्शनल टू, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ये मेजर की जाती है मॉड्यूलस से। ये मॉड्यूलस जो है वो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस भी हो सकता है, ये मॉड्यूलस आपके पास बल्क्स मॉड्यूलस भी हो सकता है। मेरे ख्याल में इसकी थोड़ी सी जो है वो सिर्फ वजाहत कर दूं। क्लास 10 से रिलेटेड है ये सारी बातें, क्योंकि क्लास 10 में जहां पर आपने हुक्स लॉ पढ़ा, हुक्स लॉ आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन।
आपने हुक्स लॉ की एक फॉर्म मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ी थी, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए अगर वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको जल्दी से जो है वो याद दिला दूं, तो हम एक टर्म पढ़ा करते थे जिसका नाम था स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? जब आप एक इलास्टिक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं टू डिफॉर्म इट, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो उस इलास्टिक बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट होती है जो ये चाहती है कि बॉडी अपने एक्चुअल को रीगेन कर ले, जिसे आप रिस्टोरिंग फोर्स का नाम भी देते थे। ये फोर्स वो वाली फोर्स है जो बॉडी के अंदर डेवलप होगी। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर आप कहते थे स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से बॉडी का साइज चेंज होता था, तो आप ये कहते थे चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। ठीक। अच्छा, जब आप बात करेंगे चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज की, तो ये साइज तीन तरीकों से मेजर किया जाता है। वो तीन तरीके क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब आप बात करेंगे स्ट्रेन की, तो ये तीन तरह के स्ट्रेन होंगे। ये आपके पास होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपके पास होगा सुपरफिशियल स्ट्रेन, और ये आपके पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेन होते थे। फिर जब आप हुक्स लॉ की बात करते थे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसका एंड रिजल्ट ये होता था द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब अगर स्ट्रेस की बात करें, वो तो हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो वी हैव थ्री डिफरेंट स्ट्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक। अगर आपने स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल रखा, अगर आपने स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल रखा, तो एक कांस्टेंट कहलाता था यंग्स मॉड्यूलस। और अगर आपने स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक रखा, तो ये कांस्टेंट कहलाता था क्या? बल्क्स मॉड्यूलस। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक कॉपर वायर की बात करता हूं, क्योंकि कॉपर वायर इज टेक्निकली ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी सिर्फ लेंथ होती है, बाकी दो डायमेंशन तो ना होने के बराबर है। तो कॉपर वायर की अगर मुझे इलास्टिसिटी चाहिए, तो आई विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। अगर मैं बात करूंगा एयर की, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, और आप सब जानते हैं कि गैसेस में हम लेंथ और एरिया की बात ही नहीं करते, हम तो गैस में वॉल्यूम की बात करते हैं। तो गैस की इलास्टिसिटी निकाली जाएगी बल्क्स मॉड्यूलस से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो एयर तो गैस है, और अगर एयर गैस है तो इसकी इलास्टिसिटी बल्क्स मॉड्यूलस से आएगी। यही वजह है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी बनाते थे, कांस्टेंट वन होता था, फॉर्मूला सिर्फ बन जाता था इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। यहां पर इलास्टिक प्रॉपर्टी निकलेगी बल्क्स मॉड्यूलस से, और जो मीडियम का इनर्शिया है, आप उसके मास से या उसकी डेंसिटी से जो है वो रिलेट करते हैं, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी की जगह आती थी डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला बना बल्क्स मॉड्यूलस ओवर डेंसिटी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जो है वो इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, किसी भी गैसियस सिस्टम के अंदर, शायद आपने हीट रिव्यू कर लिया हो तो आपको याद हो कि गैसियस सिस्टम के अंदर चार तरह के प्रोसेसेस जो है वो अकर हुआ करते हैं। ठीक। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक का मतलब है आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, एडियाबैटिक का मतलब है नो एक्सचेंज और नो फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक। तो अगर आप बात करते हैं साउंड वेव के एयर में ट्रेवल करने की, तो न्यूटन ने कहा कि जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है, तो आपके पास जो है वो जो प्रोसेस अकर होता है दैट इज एडियाबैटिक, सॉरी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क्स मॉडुलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बल्क्स मॉडुलस प्रेशर के बराबर होगा, तो V बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी ओवर रो।
याद रखिए कि यहाँ पर P जो है ना वो प्रेशर नहीं है, यहाँ पर P जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो बल्क्स मॉड्यूलस के लिए। ये बात क्यों खास तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि अगर कभी कोई आपसे पूछे कि गैस का प्रेशर चेंज करने से उस एयर में या गैस में साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिस तरीके से आप प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे उसी तरीके से, उसी प्रोपोर्शन से डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? अगर आज आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आप प्रेशर को डबल कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ होने का मतलब है डेंसिटी डबल हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं कि मैंने कहा कि मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, तो जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो आपके पास डबल हो गई। तो इन शॉर्ट, अगर आपने प्रेशर को डबल किया तो आपके पास डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक, और इसका इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो है वो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस बात को जो है वो ध्यान में रखिए कि जब आप बात कर रहे होते हैं साउंड वेव की, तो साउंड वेव की स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, यहाँ जो प्रेशर आया है वो बेसिकली बल्क्स मॉडुलस की जगह पे आया है, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि जो बल्क्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू पी के बराबर होती है। ठीक, तो ये डिपेंडेंसी प्रेशर पे नहीं है, डिपेंडेंसी बेसिकली बल्क्स मॉडुलस की है। अच्छा, अब अगर आप अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझ भी पाए। देखिए, आप एक कैंडल लें जिसमें एक फ्लेम हो और आप उस फ्लेम में से अपने फिंगर पास करें। बचपन में हम भी करते थे, शायद आप लोग तो जनरेटर और यूपीएस वाले दौर के बच्चे हैं, शायद कैंडल से इतना वास्ता ना पड़ा हो। लेकिन कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कैंडल को लिट कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू पास योर फिंगर अक्रॉस द फ्लेम। आप उसकी हीट को सेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी को फ्लो करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती। तभी तो कहते थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है बहुत क्विकली किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्विकली का मतलब ये है कि देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ एनर्जी। जब साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती है तो प्रोसेस इतना रैपिड होता है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता। लिहाजा ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं, एडियाबैटिक होता है। लेप्लेस वो साइंटिस्ट था जिसने इस बात का इजहार किया कि जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करेंगी तो जो प्रोसेस है वो आपके पास आइसोथर्मल नहीं होगा, वो प्रोसेस आपके पास जो है वो एडियाबैटिक होगा। ठीक, अगर प्रोसेस आपके पास जो है वो एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो बल्क्स मॉडुलस है वो पी के नहीं बल्कि गामा पी के बराबर होता है। और जो गामा है वो गामा बराबर होता है 1.414 के। तो अब मुझे गामा मालूम है, पी मालूम है, आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, v इज इक्वल टू गामा पी ओवर रो, जिसको आप जो है वो लैप्लेस करेक्शन भी कहा करते थे, जिसको आपने नाम दे रखा है किसका, लैप्लेस करेक्शन का। कि लैप्लेस ने न्यूटन की अजम्पशन को गलत प्रूव किया कि आइसोथर्मल है। दिस प्रोसेस इज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। राइट नाउ, नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में हम आगे बढ़े। हमने कहा कि गामा मीडियम के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप जो है वो बात करते हैं प्रेशर की, तो ये प्रेशर निकाला जा सकता है जनरल गैस इक्वेशन से, पी वी इक्वल एन आर टी। मैं यहां से अगर पी का फॉर्मूला निकालना तो वो क्या बन जाएगा, एन आर टी ओवर वी। ठीक, और अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आप ये सारी सब्स्टिट्यूशन करके जिस नतीजे पे पहुंचते थे वो नतीजा होता था V इज इक्वल टू गामा आर टी ओवर एम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गामा कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। जनरल गैस इक्वेशन में जो टेम्परेचर आया वो चार्ल्स लॉ से आया, और चार्ल्स लॉ का टेम्परेचर लाजमी तौर पे किसमें होना चाहिए, केल्विन में। ये जो एम है, ये एम बेसिकली मोलर मास है, या जिसको आप जो है वो क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ठीक, जिसको आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। गैस के लिए मॉलिक्यूलर टर्म इस्तेमाल करना या एयर के लिए मॉलिक्यूलर इस्तेमाल करना इसलिए मुनासिब नहीं
क्योंकि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, और मिक्सचर के अंदर जो है वो फॉर्मूला नहीं होता है, शायद आपको ये तो बेसिक सी बात है। तो ये मोलर मास होता है। अब सवाल ये है कि गामा में पता है 1.414 हम यूज कर लेंगे, आर हमें मालूम है, टी हमें मालूम है, ठीक। अब रह गया मसला सिर्फ और सिर्फ किसका, हाँ, कि एयर का मॉलिक्यूलर मास या एयर का मोलर मास कैसे निकालें। तो अगर आपको एयर का मोलर मास चाहिए तो हमने एयर की कंपोजिशन की बात की। हाँ, प्री मेडिकल वाले हैं, आपने एयर की कंपोजिशन पढ़ी होगी, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है, फिर ऑक्सीजन है, और उसके बाद फिर वो मिसलेनियस गैसेस हैं। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 20% है, और जो नाइट्रोजन है वो 80% है। हमें मालूम है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं 20% और 80% वाली कंडीशन लगा दूं तो ये बनना चाहिए 80% ऑफ 28 प्लस 20% ऑफ 32। अगर आप इस वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर लें, तो जब आप इस वैल्यू को जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो तकरीबन 28.8 ग्राम के करीब आ जाएगा। लेकिन ये ग्राम है, अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 0.028 यूज कर रहे होंगे। हमें सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो किस तरीके से एयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, इनफैक्ट मोलर मास। फिर आप ये कहते थे कि गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, स्पीड तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपने एक फॉर्म और ड्राइव की, v इज इक्वल टू v नॉट अंडर रूट टी ओवर 273, जहां पे v नॉट कहलाती है क्या, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। अब डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। अगर मैं बात करता हूं एयर की, तो एयर की तकरीबन 332 मीटर पर सेकंड ली जाती है। अगर आप इसी स्पीड को निकालना चाहेंगे वाटर में तो ये तकरीबन जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है। यही अगर आप जो है वो आयरन में, स्टील में निकालना चाहेंगे तो वैल्यू तकरीबन 5000 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक। इससे आपको एक चीज और नजर आ रही है कि जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है स्पीड चेंज हो रही है। और क्या रूल ऑफ थंब क्या है, गैस में स्पीड सबसे कम है, वाटर में स्पीड उससे ज्यादा है, और आयरन में स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी। यानी हम एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में लीस्ट होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती हैं, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि आज अगर आप में से कोई बच्चा अपना ईयर जो है वो रेलवे ट्रैक पे रखे तो शायद आपको कोई रेलवे इंजन नजर ना आए, लेकिन शायद उसकी वाइब्रेशन को आप फील कर पाए, आप उसकी आवाज को सुन पाए, और फिर थोड़ी देर बाद आपको एयर में भी उसकी आवाज जो है वो सुनाई। यानी बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप अपना ईयर जो है वो एक डेस्क के ऊपर रखें, और जो अदर एक्सट्रीम पे बच्चा है वो डेस्क के ऊपर हल्की सी नॉकिंग करे, तो शायद एयर में आप कोई आवाज ना सुन पाए, लेकिन आप डेस्क के अंदर जो आपने वुड पे अपना ईयर रखा है आप उस आवाज को सेंस कर पाएंगे, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, ठीक। उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम गैसेस में। तो जो फॉर्मूला है v इक्वल वी नॉट ओवर टी ओवर 273 हर जगह वैलिड है, बस वी नॉट उसी मीडियम का जो है वो पुट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये एक फॉर्मूला है जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, एक फॉर्मूला और है जो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। शायद आपको याद हो, आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो है वो रेजोनेंस वाला प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म किया करते थे, और वहां पर आपने जो है वो फॉर्मूला पढ़ रखा था क्या, वी टी इक्वल वी नॉट प्लस 61 टाइम्स टी। इस फॉर्मूले की सब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर वन, दिस टेम्परेचर is in Celsius scale, right? And this 61 actually indicates a fact. For every 1 degree centigrade rise of temperature, speed of sound wave will increase by 61 centimeter per second. अगर यही वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगी तो 0.61 मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा, ठीक है। आपको जो है वो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब आप इस बात को जो है वो समझें कि जब आप बात करेंगे केल्विन की तो v इक्वल वी नॉट अंडर रूट टी ओवर 273 है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में
तो चॉइस इज योर्स। आप जो है वो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो आपने सिर्फ पढ़ा ही वी नॉट अंडर रूट टी ओवर 273 है। आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें, सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज ये भी एक इक्वेशन है जो आपके जहन में होनी चाहिए। आपने रेजोनेंस के प्रैक्टिकल में इस इक्वेशन को इस्तेमाल भी किया है, और ये इक्वेशन में इस्तेमाल करने की नीयत से नहीं, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से बताता हूँ। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, speed of sound wave will increase by 61 centimeter per second। ठीक। अच्छा, अब शायद आपके जहन में एक क्वेश्चन हो, गालिबन बुक की प्रॉब्लम 6 या प्रॉब्लम 7 होगी, जहां पे उन्होंने परसेंट चेंज इन वेवलेंथ का जिक्र किया। देखिए, हाँ, एक बात जहन में रखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, और वो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो जब आपसे ये कहा जाएगा ना कि साउंड वेव अपना मीडियम चेंज कर रही है, या एक ही मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई बोले कि परसेंट चेंज इन वेवलेंथ चाहिए, तो देखें, परसेंट चेंज इन वेवलेंथ इज बेसिकली change in wavelength divided by original wavelength multiplied by 100। अगर आप ये परसेंट निकाल देना, तो जो चेंज इन वेवलेंथ ओवर लैम्डा, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज। शायद आपको याद आए, आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में टर्म पढ़ते हो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज, नंबर 1। अगर आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देंगे तो परसेंट चेंज कहलाएगी। अब अगर मुझे डेल्टा लैम्डा चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 1 इक्वल 100। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर टेम्परेचर 27 है तो लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा 1। अगर टेम्परेचर 10 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 2। चेंज इन वेवलेंथ चाहिए, वो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 1 से आएगा। तो हम करते क्या थे, अगर मैं शायद क्वेश्चन भी आपको जो है वो दिखा पाऊं। जी, a sound wave propagating in air has frequency of 4000 hertz. Calculate the percent change in wavelength when the wave front initially in a region T is 27 enters a region where air temperature decreases to 10। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना, वो क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया तो मेरा ये बिलीव है कि वो वैल्यूज ऐसे यूज करेंगे कि जिनको सॉल्व करना आपके लिए जो है वो मुश्किल ना हो। फिलहाल ये वैल्यूज बहरहाल मुश्किल वैल्यूज हैं। तो आप करेंगे क्या? आपने कहा T1 इज 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? प्लस 273 तो 300 केल्विन आ जाएगा। T2 इज 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बन जाएगा 283 केल्विन। फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज गिवन है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ने कांस्टेंट रहना है। अब आप करते क्या था, कि मैं फर्स्ट ईयर वाला मेथड आपको याद दिलाऊं। आप ये करते थे कि आप ये कहते थे कि सबसे पहले V1 निकाल लेते हैं। कैसे? एयर की बात हो रही है, 332 T ओवर 273। देखिए, अब मैंने क्यों कहा है कि ये जो वर्किंग है ना, इसको सॉल्व करना आपके लिए जो है वो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसे आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 300, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 273। अगर ये डिनोमिनेटर 300 होता तो आंसर एग्जैक्टली क्या आता? 1। अब ये 273 है, तो आपका आंसर 1 से थोड़ा सा क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन करें तो शायद 1.1 एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन बन सकती है। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिवाइड कर लें। यहाँ रखे 300, यहाँ रखे 273, 1 रखेंगे 273 आएगा। 10 में से 3 7, 9 में से 7 2, डेसिमल लगा के 0 लेंगे, वापस क्या आ गया? 270। देखिए 270 इज वेरी क्लोज टू 273। तो मुझे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए कि मैं ऊपर 0 लगाऊं नीचे 0 लगाऊं। आप तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें, ऑलमोस्ट बराबर है तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूं, तभी मैंने 1.1 लिख दिया। ठीक। अच्छा, अब जब 1.1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी।
ठीक है, अगर आप 1.1 का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ले लें तो वो आपके पास जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये वैल्यूज एप्टीट्यूड के हवाले से अच्छी वैल्यूज नहीं है। लिहाजा अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है सर ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप सॉल्व नहीं करेंगे। वो आपको ऐसी वैल्यूज उन्हें देनी नहीं चाहिए। ठीक, हम कंपैरिजन में ही चलेंगे। फिर आप निकालेंगे V2 332, ऊपर लिखा होगा 283, डिनोमिनेटर में लिखा होगा 273। देखिए अगर ये अप्रोक्सीमेशन वाली बात आपके जहनों में आ रही है तो अब जरा आप न्यूमरेटर को देखिए वो 283 है, आप डिनोमिनेटर को देखिए वो 273 है। ये तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि मैं इस रेशो को सिर्फ क्या मान लूं, 1 मान लूं। मैं अभी तक विदाउट कैलकुलेटर ही जो है वो सॉल्व करने में दिलचस्पी रखता हूं। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इसके बाद आप थ्योरी में निकालते थे वेवलेंथ। जिस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल सॉल्व करना शुरू की वो ये कि जो परसेंट चेंज इन वेवलेंथ होती है वही परसेंट चेंज इन स्पीड भी हुआ करती है। कैसे, आप अगर फॉर्मूले को थोड़ा सा एलोबरेट कर लें तो ये लिखा था λ2 माइनस λ1 ओवर λ1 इंटू 100। मुझे मालूम है v इक्वल एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा का मतलब v ओवर एफ है। तो λ2 होना चाहिए v2 ओवर एफ, λ1 होना चाहिए v1 ओवर एफ, क्योंकि f दोनों के लिए क्या है, सेम। और λ1 का मतलब क्या होगा, v ओवर एफ। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एलसीएम लेना चाहें ले लीजिए, डिनोमिनेटर में भी एफ है न्यूमरेटर में भी एफ है, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास से फॉर्मूला बनेगा v2 माइनस v1 ओवर v1 इंटू 100। तो है ये परसेंट चेंज इन वेवलेंथ, परसेंट चेंज इन वेवलेंथ, लेकिन किससे भी निकाली जा सकती है, परसेंट चेंज इन स्पीड से। ठीक, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो होपफुली वो वैल्यूज ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिन्हें बगैर कैलकुलेटर प्री मेडिकल वाला बच्चा जो है वो सॉल्व कर पाएगा। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं देंगे जिनको सॉल्व करना आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाए। ये टेक्निक अच्छी है ऐसे सवाल के लिए जहां पे वो दोनों जगह पे स्पीड दे दें कि पहले स्पीड इतनी थी अब स्पीड इतनी हो गई, परसेंट चेंज इन वेवलेंथ निकालें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, परसेंट चेंज इन वेवलेंथ इज बेसिकली परसेंट चेंज इन स्पीड। आप जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज हमने जितनी बातें की वो सारी की सारी जो है वो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव से रिलेटेड की। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, लैप्लेस करेक्शन क्या है, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है। ठीक, इसके बाद ये एक ही प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल थी, हाँ बुक में देखिएगा आपको एक एग्जाम्पल नजर आएगी, क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बुक अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ईयर की। अच्छा होगा अगर आप में से कोई बच्चा उस एग्जाम्पल तक पहुंच के उसका इमेज मुझसे शेयर कर ले। उस एग्जाम्पल में वो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो एक वायर का जिक्र कर रहे होंगे और गैस का जिक्र कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा जब वायर में स्पीड चाहिए होगी तो आपको यंग्स मॉडुलस यूज करना है, और जब गैस में चाहिए होगी तो आपने बल्क्स मॉडुलस इस्तेमाल करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है हमें जो है वो ये वाली बात जो है वो जहन में रखनी है, क्योंकि आपको जो है वो 150 पे जो है वो नमाज ब्रेक भी देना है। हमारे पास 4 मिनट है, मैं डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा। अगर आज जो कुछ डिस्कस किया इसके हवाले से किसी के जहन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर जी अक्सर। ये जो अभी आपने प्रॉब्लम करवाई है ये जरा रिपीट हम्म, कीजिएगा। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम के लिए मैंने आपसे अर्ज की कि सवाल में आपसे कहा गया कि परसेंट चेंज इन वेवलेंथ निकालें। अच्छा पहले अगर आप मुझे अपना कंफ्यूजन बता दें तो मैं उसी एतबार से जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जी अक्सर, अगर आप जो है वो अपनी पहले कंफ्यूजन जो है वो शेयर कर लेंगे, सर ये कंफ्यूजन है, तो शायद मैं जो हूँ वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है वो समझा पाऊँ।
क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू अनम्यूट यू। जी अली मोहम्मद नासिर। सर वो स्लाइड पे जाएगा जरा वापस। ये जो आपने जी। बी को प्रेशर के इक्वेट किया है, जो स्ट्रेस है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया का। ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया तो हमारे पास पहले प्रेशर नहीं हो गया सर? फोर्स अपॉन एरिया वापस हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के बराबर है ना सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा और देखिए प्रेशर अपॉन हाँ नहीं असल में हम जो है ना वो सिर्फ ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। इसकी वर्किंग जो है वो आप अनफॉर्चुनेटली ना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी ना आपने सेकंड ईयर में पढ़ी। ठीक है। और कभी मौका हुआ क्योंकि आपने पहले भी शायद इलास्टिसिटी के हवाले से सवाल किया था कि सर ये चीज कभी समझा दें, मुझे ऐसा लगता है या हो सकता है वो कोई और बच्चा हो। हाँ तो हम जो है ना अभी इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे। फिलहाल आप ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो याद कर सकते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बर्ग्स मॉडुलस जो है वो प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो याद कर लें। ठीक है। सर अच्छा सिर्फ इस हवाले से एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने कोशिश की कि जो बच्चा अपनी कंफ्यूजन का हवाला दे रहा था न्यूमेरिकल से मुताल्लिक, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन आप अपनी कंफ्यूजन बताएंगे, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी बात, क्योंकि मैंने फॉर्मूला देखा तो मुझे और याद आ गई। देखिए जब बल्स मॉडुलस की इक्वेशन आप एक बुक में देखेंगे ना तो शायद आपको वो ऐसी नजर आएगी, एफ ओवर ए और यहाँ पे लिखा होगा डेल्टा वी ओवर वी, और जो अभी अली मोहम्मद ने कहा वो एफ ओवर ए को पी लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में डेल्टा वी ओवर वी है। इस इक्वेशन में एक माइनस साइन लगा हुआ होता है। इस माइनस साइन की जो है वो सिर्फ वजाहत सुन लीजिए, ये माइनस साइन क्यों है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पी पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी बल्स मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा। अगर आपने प्रेशर को कम किया, ठीक है, अगर आप प्रेशर को कम करेंगे तो प्रेशर को कम करने की सूरत में वॉल्यूम आपके पास बढ़ेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर में जो डेल्टा पी है ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बल्स मॉडुलस को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रखने के लिए इक्वेशन में एक माइनस साइन जो है वो लगा दी जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। पूछना था इस प्रॉब्लम में बेसिकली मालूम क्या करना है? हाँ इस क्वेश्चन में यस अच्छा इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि परसेंट चेंज इन वेवलेंथ निकाले। परसेंट चेंज इन वेवलेंथ का मतलब होता है चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ। आपको ये मालूम करना है बेसिकली, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ। ठीक है। यस सर। मैंने ये कहा कि परसेंट चेंज इन वेवलेंथ आप परसेंट चेंज इन स्पीड से भी निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। जी अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। ओके अब यहीं से जो है वो अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे। बस एक बात जल्दी से बता दूं कि नेक्स्ट क्लास जो कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स होगी, आप जो है वो टीचर को देख भी पाएंगे। यानी मैं जो जूम मीटिंग के अंदर ये एक वीडियो का ऑप्शन है मैं यूज कर रहा हूँ, और ये आपके लिए भी मैंडेटरी होगा ताकि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि हर बच्चा जो है वो क्लास बड़ी अटेंटिवली जो है वो अटेंड कर रहा है, वो एक्चुअली मौजूद भी है। ठीक है, और ज्यादा बेहतर इंटरेक्टिव क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास से ज़हन में रखिएगा कि हम जो है वो अपने अपने वीडियो कैमरास जो है वो यूज कर रहे होंगे। ठीक, नाउ आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास। ये आपका नमाज ब्रेक है, आप सारे बच्चे जो है वो अब नमाज पढ़ सकते हैं अपनी।